हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो देखो, अपने पिछले लेक्चर्स में अपन ने वात कंप्लीट कर लिया था, जो अपने कितने मार्क्स का वेटेज रखता था, 10 मार्क्स का। और आज अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे अपना पित्त दोष, और ये भी कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, अपने 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर चाहे तो इसमें से एक आधा पित्त का टाइप पूछ लेगा, और अगर वो चाहे तो पूरा पित्त भी आपसे 10 मार्क्स में वो पूछ सकता है। ठीक है। तो अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपको 10 नंबर में पित्त पूछा जाता है तो आप 10 नंबर में उसको कैसे लिखोगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, उसकी व्युत्पत्ति लिखनी होती है। और पित्त की व्युत्पत्ति क्या होती है, न अपी दो कत, मतलब कि न अपी में दो कत लगने से क्या बना है, अपना पित्त शब्द बना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी निरुक्ति, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। अगर आप एक भी स्टेप मिस करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। तो निरुक्ति, निरुक्ति का क्या हो गया, पित्तस्य तापकत्वम, मतलब कि जिसमें ताप प्रदान करने की शक्ति होती है। ताप मतलब कि अपना टेम्परेचर, ताप से अपन क्या बोल सकते हैं, अपना संताप। ठीक है। ताप मतलब कि अपना टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर राइज करने की वो होती है शक्ति, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपना पित्त बोलते हैं। ठीक है। तो आपको व्युत्पत्ति याद रखनी है, न अपी दो कत्र से मिलके क्या बना है, अपना पित्त शब्द बना है। विरुक्ति क्या हो गई अपनी, पित्तस्य तापकत्वम, मतलब कि जिसमें ताप प्रदान करने की शक्ति है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। फिर पर्याय, इसके जो पर्याय हैं वो एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछ ले जाते हैं कि पित्त के पर्याय कौन से हैं। तो पित्त का पर्याय एक तो अग्नि हो गया, देखो ताप, ताप किससे आता है, अपनी अग्नि से आता है, तो एक तो इसका अग्नि हो गया। और एक ये जो मायु है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे को याद नहीं रहता। तो पित्त के पर्याय क्या है, मायु और अग्नि। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने गुण, जो अपना पित्त है उसके गुण क्या क्या होते हैं। जैसे अपन ने देखा था वात के गुण क्या कहते हैं, रुक्ष शीत लघु, वैसे ही अपन पित्त के गुण देखेंगे कि पित्त के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखो क्या है, स स्नेही उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे पित्तम द्रव्यराशु प्रशमयांति, मतलब कि स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव मतलब कि अपना अम्ल, सर, कटु, ये जो 7 गुण हैं ये अपने किसके हैं, ये अपने हैं पित्त के। ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि पित्त के गुण कर्म लिखते हुए उसके भेदों का वर्णन करो, तो आपको पित्त के गुण पता होने चाहिए। ये श्लोक आपके चरक में भी काम आएगा और आपके यहाँ तो काम आएगा। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है और पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये गुण याद रखना है इसका श्लोक कि क्या है, स स्नेही उष्णम तीक्ष्णम, मतलब कि स्निग्ध है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रवम अम्लम सरम कटु, मतलब कि द्रव है, अमल है, सर है और कटु है। ठीक है। और इसकी जो विपरीत गुण होते हैं उससे क्या होता है, इसका पित्त का प्रशमन होता है, मतलब कि कम हो जाता है। ठीक है। तो ये 7 गुण किसके हो गए, अपने पित्त के हो गए। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जो पित्त होता है इसके कर्म क्या क्या होते हैं, मतलब ये जो पित्त होता है ये क्या काम आता है। अब इसका काम ही संताप है, तो संताप क्या करने के काम आएगा, अपनी पाचक अग्नि है, उसके जो अपने खाना है उसको पचाने के काम आएगा। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, दर्शनम पंक्ति उष्मा च श्रुत तृष्णा देहम आर्द्वम। ठीक है। प्रभा प्रसादो मेघा च पित्त कर्म अविकारजनम, मतलब कि दर्शनम देखने का काम, पक्ति मतलब कि जो अपना पाचन है उसका काम, दर्शन का काम क्यों, जो अपनी आंखें होती हैं वो किसका, उनका अग्नि महाभूत होती है और उसमें क्या होता है, रूप ग्रहण करने का काम होता है। तो रूप ग्रहण करने को क्या अपन बोलते हैं, दर्शन करना। ठीक है। और पाचन जो अपनी पाचक अग्नि है, उष्मा जो अग्नि का काम ही होता है उष्मा प्रदान करना, भूख लगना, देखो श्रुत तृष्णा प्यास लगना, शरीर में मृदुता लाना, प्रभा मतलब कि कांति लाना, मन की प्रसन्नता मतलब प्रसादो, और मेधा, मेधा मतलब कि अपनी बुद्धि। ये सब प्राकृत कर्म किसके हैं, ये सब प्राकृत कर्म अपने पित्त के। ठीक है। और विपरीत कर्म में ये क्या करेगा, अपने रोग उत्पन्न करेगा, और प्राकृत कर्म में ये जो अपने नॉर्मल वर्क हैं उनको फॉलो करेगा। तो क्या हो गया, दर्शनम पंक्ति उष्मा च श्रुत तृष्णा देहम आर्तवम प्रभा प्रसादो मेघा च पित्त कर्म अविकारजनम। ये जो श्लोक है ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ हिंदी लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, बट अगर आप श्लोक लिखोगे तो उस पर थोड़ा आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है। इसलिए आपको जितने, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट टाइम पे श्लोक याद करने बैठ रहे हो, अगर आपको पहले से श्लोक याद हैं तो आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप अब श्लोक याद करोगे तो आपको श्लोक याद नहीं होंगे, तो आप बेटर होगा कि आप हिंदी ज़्यादा अच्छे से ट्राई करो। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने स्थान,
स्थान क्या हो गया, अपना जो पाचक पित्त है उसका स्थान क्या होता है। देखो यही अपन ने वात में देखा था कि सर्व शरीर चरास्तु वा पित्त श्लेष्मणा, की मतलब जो अपना वात होता है वो पूरे शरीर में रहता है, ठीक है। वैसे ही अपना जो पित्त है वो भी कहाँ रहता है, अपने सर्व शरीर में, अपने पूरे शरीर में पित्त का स्थान होता है, ठीक है। पर प्रधानतः पित्त कहाँ रहता है, ठीक है। स्वेदो रसो लसिका रुधिर आमाशय पित्त स्थानानी, मतलब कि जो आचार्य चरक के अनुसार उनका पित्त का स्थान क्या होता है, अपना स्वेद। स्वेद कैसे आता है, अपना अग्नि बढ़ने से, ठीक है। स्वेद लसिका, ठीक है, रस रक्त, आमाशय, ठीक है। लसिका रुधिर का मतलब क्या हो गया, अपना रक्त, और आमाशय ये सब क्या है, अपने पित्त के स्थान है। अगर आपसे पूछे कि स्वेद लसिका आमाशय और रस इनमें से चारों पूछे तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑल ऑफ दी। अगर पूछ ले आपसे विशेषण पित्त स्थान, मतलब कि विशेषकर पित्त का स्थान क्या है, तो फिर आपका आंसर जाएगा आमाशय। जो आमाशय है वो अपना पित्त का विशेषकर स्थान है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि चरक के अनुसार स्वेद लसिका रस रक्त आमाशय ये पित्त के स्थान है, पर जो विशेषकर है वो अपना कौन सा है, आमाशय है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आमाशय मेनली पित्त का स्थान है, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि वात के उत्पत्ति निरुक्ति गुण कर्म लिखते हुए स्थान व कर्मों का वर्णन करो, तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे लिखना है। और एमसीक्यू में भी वो आपसे पूछ सकता है कि वात का विशेष स्थान क्या है, पित्त का विशेष स्थान क्या है, या फिर कफ का क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन देखेंगे, जैसे अपन ने देखा था कि वायु अपने कितने प्रकार की थी, 5 प्रकार की थी, ठीक है। समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु है, तो उदान वायु, प्राण वायु। और अब अपन देखेंगे जो अपना पित्त है उसके कितने प्रकार हैं, और जो पित्त है उसके कौन कौन से स्थान हैं, और उसके कौन कौन से कर्म, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे 5 मार्क्स में एक पित्त भी पूछ सकता है या 2 भी पूछ सकते हैं कि पाचक पित्त या भ्राजक पित्त के स्थान गुण कर्म का वर्णन करो, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ पाचक पित्त और भ्राजक पित्त के बारे में ही लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले अपना पाचक पित्त। 5 पित्त कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि कोई 3 नाम दे देगा और एक इसमें दे देगा वायु या कफ का प्रकार, तो वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा पित्त का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपना क्या आता है, पाचक पित्त। तो देखो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, ठीक है। ये 3 तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे हम आपको बताएंगे कि PRS 3 तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, PRS से पाचक पित्त, रंजक पित्त और साधक पित्त, ठीक है। तो देखो पाचक पित्त अपना क्या हो गया, आमाशय और पक्वाशय के मध्य में रहता है, मतलब कि जो अपना पाचक पित्त होता है वो अपना आमाशय और जो अपना पक्वाशय है उन दोनों के बीच में रहता है, ठीक है। और इसके कार्य क्या है, देखो सबसे पहले तो इसका स्थान लिखना है, जैसे हमने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ये एक सीक्वेंस होता है, एक फॉर्मेट होता है, इसी टाइप में हम लिखोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो स्थान फिर उसका कर्म, तो स्थान हो गया पाचक पित्त का आमाशय और पक्वाशय के बीच में, ठीक है। अब इसके कार्य, अब ये कार्य क्या क्या करता है, तो देखो तच्च दृष्ट हेतु के विशेषण पक्व आमाशय मध्यम स्थित, मतलब कि ये विशेषकर कहाँ स्थित रहता है, पक्वाशय और आमाशय के बीच में स्थित रहता है। वही हमने आपको ऊपर बता दिया कि इसका स्थान क्या है, पक्वाशय और आमाशय के मध्य में, ठीक है। फिर इसका काम क्या हो गया, देखो चतुर्विधम अन्नम पचती विवेचती च दोष रस मूत्र पुरीषाणी, मतलब कि ये जो अपने 4 प्रकार के अन्न है। अब आप पूछोगे 4 प्रकार के अन्न कौन से, तो 4 प्रकार के अन्न कौन से, अपने अशित, पीत, लीड, खादित, ये जो अपने 4 प्रकार के अन्न होते हैं उनका क्या करता है, ये पाचन करता है। कोई खाने योग्य, कोई चाटने योग्य, कोई पीने योग्य है। ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं, उनका क्या करता है, पाचन करता है, उनका विवेचन करता है, और जो अपने दोष रस मूत्र और पुरुष होते हैं उनको सम्यक रूप से निकालने का काम करता है, ठीक है। तत्र स्थमेव च आत्मशक्तिया शेषाणाम पित्त स्थानाम शरीरस्य च अग्निकरणम अनुग्रह करोति। और ये पाचक पित्त बाकी के जो 4 पित्त होते हैं उनको अपने अपने कार्यों में क्या करता है, अपने अनुग्रहित करता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपना पाचक पित्त बोलते हैं। तो देखो इसकी हिंदी यहाँ पे हमने यहाँ पे नीचे लिख रखी है, ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ श्लोक ही है। तो देखो यहाँ पे इसकी हिंदी हमने लिखी हुई है कि जो अपना पाचक पित्त होता है वो देखो क्या करता है, जो 4 प्रकार के अपने अन्न हैं वही कौन से, अशित पित्त लीट खादित के अन्न को पचाता है, और दोष रस मूत्र और पुरुष इन सबको क्या करता है, अलग अलग करता है,
कि दोष अलग, रस अलग, मूत्र अलग और अपना पुरुष अलग, फिर इनको पृथक पृथक करके इनको शरीर से अपने सम्यक रूप से बाहर निकालता है। ठीक है, आमाशय व पक्वाशय के मध्यम में रहते हुए शेष 4 पित्त, अब पाचक पित्त हो गया अपना, और अपने जो बचे हुए 4 पित्त हैं वही भ्राजक, साधक, ठीक है, ये सब आलोचक और ये जो पित्त हैं इनको क्या करता है, समस्त शरीर को अग्नि से अनुग्रहित करता है। ठीक है, तो बाकी के जो 4 पित्त के स्थान है उनको समस्त शरीर से क्या करता है, अग्नि से अनुग्रहित करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पाचक पित्त, कहाँ रहता है, आमाशय और पक्वाशय के बीच में, और ये हो गए इसके कर्म। ठीक है, 4 प्रकार के इनको पचाता है, आमाशय पक्वाशय के मध्य में रहते हुए शेष 4 पित्त को अपने स्थानों में क्या करता है, अनुग्रहित करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना सेकंड टाइप कौन सा है, अपना रंजक पित्त, जो अपन ने ट्रिक बताई है कौन सी, PRS। PRS से आपको पाचक पित्त, आर से क्या हो गया अपना रंजक पित्त। ठीक है, तो रंजक पित्त क्या हो गया, देखो यत्तु यकृत प्लीहो पित्तम तस्मै, मतलब कि जो रंजक पित्त होता है वो अपना कहाँ रहता है, यकृत और प्लीहा के अंदर रहता है। ठीक है, और इसी को अपन ने क्या बोला, रंजको अग्निरिति। अब देखो ये श्लोक है, ये कोई भारी तो वर्ड्स है नहीं, जो नाम अपन बोलने की, यत्तु, ये पित्त यकृत और प्लीहा के बीच में रहता है, यकृत और प्लीहा दोनों में रहता है। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, रंजक पित्त बोलेंगे। तो देखो नाम से ही श्लोक है, यत्तु यकृत प्लीहो पित्तम तस्मिन् रज को अग्निरिति संज्ञा। ठीक है, अब इसका कर्म क्या होगा, स रसस्य राग कृतकता है, ये आमाशय में रहता है और जो रस होता है अपना उसको क्या देता है, ये रंग प्रदान करता है। रंजन का मतलब ही क्या होता है, रंजना मतलब कि रंग देना किसी चीज को। ठीक है, तो ये कहाँ हो गया अपना पित्त, यकृत और प्लीहा में रहता है। ठीक है, अपने आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये कहाँ रहता है, अपने यकृत और प्लीहा में रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, रंजक पित्त बोलते हैं, या फिर इसको रंजका अग्नि भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका कर्म क्या हो गया, रस को रंग देता है। तो ये और यकृत और प्लीहा तो हो गया अपने आचार्य सुश्रुत के अनुसार, और अन्य आचार्य तक इसको क्या मानते हैं, यकृत प्लीहा आमाशय और हृदय, यहाँ पे भी रंजक पित्त का स्थान होता है। तो ये अपन से पूछ लेता है कि सुश्रुत के अनुसार कौन सा है, चरक के अनुसार कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सुश्रुत के अनुसार है यकृत और प्लीहा, बाकी हो जाएगा यकृत, प्लीहा, आमाशय और हृदय में भी रंजक पित्त का स्थान होता है, और इसका कर्म क्या होता है, रस को रंग प्रदान करने का। ठीक है, तो आपसे वो ये एक इतना सा वर्ड दे के भी पूछ सकता है कि स रसस्य रागकृत कौन से पित्त का कर्म है, तो आपको पता होना चाहिए। रंजक का नाम ही, रंजक मतलब क्या होता है, रंग प्रदान करना, तो ये रंजक पित्त का क्या हो गया, कर्म हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना साधक पित्त, जो अपना साधक पित्त होता है उसके स्थान और कर्म। तो देखो जो साधक पित्त है वो कहाँ रहता है, यात पित्तम हृदय स्थितम, मतलब कि ये पित्त कहाँ रहता है, अपने हृदय के अंदर। स्थान क्या हो गया इसका, हार्ट, हार्ट मतलब कि अपना हृदय। ठीक है, तस्मिन साधको रीति संज्ञा, इसको अपन साधक अग्नि भी बोल सकते हैं, जैसे कि अपन ऊपर बोले कि इसको अपन रंजक अग्नि, पाचक अग्नि, तो जो इसका नाम है उसी से इसकी अग्नि हो गई। तो ये साधक पित्त कहाँ रहता है, हृदय में रहता है, और इसकी कौन सी अग्नि हो गई, साधक अग्नि हो गई। ठीक है, अब इसका कर्म, अब इसका कर्म देखो क्या हो गया, सो अभिप्रार्थित मनोरथ साधन कृतकता है। ये क्या क्या करता है, बुद्धि, मेधा, अभिमान, इच्छित पदार्थों की सिद्धि करता है। जो अपना साधक पित्त होता है ये हृदय में रहता हुआ जो अपनी बुद्धि होती है, मेधा होती है, अभिमान होता है, और जो भी अपने खाने की इच्छा के पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, सिद्ध करता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि सो अभिप्रार्थित मनोरथ किसका कर्म है, पाचक पित्त, क्लेदक कफ, अपान वायु, समान वायु, तो आपको पता होना चाहिए किसका कर्म है, साधक पित्त का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना चौथा, जिसका नाम है आलोचक पित्त। अब आलोचक पित्त देखो आपको नाम से पता चल रहा है कि आलोचक, आलोचक कहाँ रहेगा, अपने दृष्टि मतलब कि अपने नेत्रों में रहेगा। तो देखो यत् दृष्टया पित्तम तस्मिन आलोचको अग्निरिति संज्ञा, तो ये कहाँ रहेगा, अपने दृष्टि के अंदर, दृष्टि मतलब कि अपने नेत्रों के अंदर रहेगा। ठीक है, और स्थान हो गया इसका नेत्रों के अंदर, इसको अपन क्या बोल देंगे, आलोचक अग्नि भी बोल देंगे। अब इसका कर्म, इसका कर्म क्या हो जाएगा, सरूप ग्रहणात अधिकृत है। अब अपनी जो आंखें हैं वो किसका काम करेंगी, देखने का ही काम करेंगी, मतलब सामने कोई भी चीज़ है उसका रूप ग्रहण करने का काम करेंगी। तो इस मतलब ये आलोचक पित्त है, इसका कर्म क्या हो गया, रूप ग्रहण करने का काम हो गया, और इसका स्थान क्या हो गया, आलोचक मतलब कि अपनी दृष्टि, दृष्टि मतलब कि अपने नेत्रों में, और ये क्या काम करेंगे, अपने रूप को ग्रहण करने का काम। ठीक है, फिर ये देखो ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में हर बार पूछा जाता है कि आचार्य भेल ने
पित्त के कितने स्थान माने हैं? चक्षु वैशेषिक, बुद्धि वैशेषिक, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए आचार्य भेल के अनुसार ये चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक दोनों आलोचक पित्त के भेद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक आचार्य भेल ने माने किसके? आलोचक पित्त के भेद माने, ठीक है। चक्षु वैशेषिक मतलब कि आत्मा मन के सन्निकर्ष से ज्ञान करता है, मतलब जो आत्मा और मन होता है उसका जो सन्निकर्ष होता है उससे क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। और रूप वर्ण आदि का ज्ञान कराता है। फिर जो बुद्धि वैशेषिक होता है, बुद्धि वैशेषिक क्या होता है? स्थान क्या होगा इसके? भ्रुवों के बीच श्रृंगाटक में बताया। जो अपने भ्रुव होते हैं, भ्रुव मतलब कि जो अपने आईब्रो होते हैं उसके बीच में जो अपना श्रृंगाटक होता है, श्रृंगाटक मर्म जो आपने रचना शारीर में पढ़ा होगा, श्रृंगाटक मर्म के बीच में इसका क्या होता है? अपना स्थान होता है। किसका? बुद्धि वैशेषिक का, ठीक है। सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण करने में समर्थ है, मतलब जो सूक्ष्म अर्थ होते हैं, छोटे से छोटे अर्थ होते हैं, उनको ग्रहण करने में ये क्या होता है? समर्थ होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए आचार्य भेल ने चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक दो प्रकार इसके आलोचक पित्त के माने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे अपना भ्राजक पित्त। देखो ये जो भ्राजक पित्त है वो कहाँ रहता है? भ्राजक पित्त अपना रहेगा, देखो यत्तु पित्तम यत्तु त्वची पित्तम तस्मिन भ्राजको अग्निविति संज्ञा। तो मतलब ये जो भ्राजक पित्त है ये अपना कहाँ रहेगा? त्वचा के अंदर रहेगा, जो अपनी स्किन है उसके अंदर ये रहेगा, और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? भाजको अग्नि भी बोल सकते हैं। अब इसका कर्म क्या होगा? देखो सो अभ्यंग परिषेक अवगाहन आलेप आदि नाम क्रियाणाम पक्ता। अब देखो अपने स्किन है, स्किन के अपन ऊपर क्या कर सकते हैं? अपनी त्वचा के ऊपर अपन अभ्यंग कर सकते हैं, परिषेक कर सकते हैं, अवगाहन मतलब कि अपन मालिश कर सकते हैं, परिषेक कर सकते हैं, उसको अपन अवगाहन कर सकते हैं, आलेप मतलब उस पर लेप लगा सकते हैं। तो ये भ्राजक पित्त कहाँ हो गया? ये अपना त्वचा में हो गया, और इसका काम ही क्या होता है? अपना जो त्वचा होती है उसमें कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करने का, मतलब उसमें चमक लाने का काम होता है। तो अब वो चमक किससे आएगी? अपन उस पर अभ्यंग करेंगे, मालिश करेंगे, उस पर अवगाहन करेंगे, उस पर लेप लगाएंगे, इन सब से अपना क्या हो जाएगा? अपना भ्राजक पित्त एक्टिव हो जाएगा, और इसका स्थान क्या हो गया? अपने त्वचा के अंदर। और ये पूरी शरीर की क्या होता है? छाया का प्रकाशक होता है। देखो छायाम जय प्रकाशक है, तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि छायाम जय प्रकाशक है कौन से पित्त का कर्म है? तो ये अपने भ्राजक पित्त का कर्म है, ठीक है। तो इसका स्थान हो गया अपना त्वचा के अंदर। तो देखो ये अपने पूरे हो गए हैं पित्त, जिसका नाम अपने ट्रिक देखी थी पीआरएस मतलब पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, और एक अपना हो गया कौन सा? भ्राजक पित्त, और एक अपना हो गया आलोचक पित्त। तो आप ऐसे याद रख सकते हो पारस अभी, ठीक है। तो ए से अपना आलोचक पित्त, पी से भ्राजक पित्त, ठीक है। फिर एक होता है ये छाया और प्रभा। ये देखो पूछा तो नहीं जाता है छाया और प्रभा, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि छाया क्या होता है, प्रभा, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो छाया क्या होती है? धूप में, शीशा में और जल में, घी में प्रमाण के अनुसार जो छाया दिखती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिछाया, प्रतिबिंब कहते हैं, जो वर्ण तथा प्रभा के रूप में शरीर के साथ चमकती है। छाया क्या होती है? अपनी धूप में, शरीर में, जल में, घी में अपने प्रमाण के अनुसार क्या होती है? अपन को दिखाई देती है, कि जिसका जितना उसका प्रमाण होता है वो उतनी ही दिखाई देती है, उसको अपन प्रतिबिंब भी बोलते हैं, ठीक है। जो वर्ण और प्रभा के रूप में शरीर में क्या होती है? चमकती है, ठीक है। फिर देखो इसके डिफरेंस क्या होता है छाया में और प्रभा में। तो देखो छाया क्या होती है? वर्ण को आच्छादित करती है, मतलब जो अपना वर्ण होता है उसको आच्छादित करती है, और ये जो प्रभा होती है ये उसको स्पष्ट करती है। जो अपना वर्ण होता है मतलब अपना कॉम्प्लेक्शन उसको क्या कर देती है? एकदम स्पष्ट कर देती है, ठीक है। और जो अपनी छाया होती है वो समीप आने पर दिखती है, मतलब कि अपन उसके करीब आएंगे तभी वो अपन को दिखेगी। और जो अपनी प्रभा होती है मतलब जो अपना कॉम्प्लेक्शन होता है वो अपन को दूर से भी दिखाई देता है, मतलब कि चमकता है, ठीक है। छाया होती है उसके 5 भेद होते हैं, नाभसी, वायव्य, आग्नेय, वही अपने पंच महाभूत की आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसी के नाम से अपनी छाया के भेद है। नाभसी, वायव्य मतलब वायु, आग्नेय मतलब अग्नि, और आपसी और पार्थवी, ठीक है। फिर जो प्रभा होती है उसके कितने भेद? अपने 7 भेद हैं। रक्त, पित्ता, सिक्ता, शावा, हरिता, पांडुरा और असिता, ये 7 भेद अपने किसके हैं? प्रभा के हैं। और छाया के 5 भेद वही अपने पंचमहाभूतों के, ठीक है। और प्रभा के 7 भेद रक्ता, पित्ता, सिक्ता, शावा, हरिता, पांडुरा और असिता, ठीक है। फिर अपनी जो छाया होती है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? पंचमहाभूतों से, वो हमने आपको बता ही दिया। और जो प्रभा होती है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? अपना तेजस महाभूत, तेज महाभूत मतलब कि अपना अग्नि महाभूत जो प्रधान होता है
उसके कारण अपनी प्रभा की उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखना, इसकी 5 महाभूतों से और ये प्रत्येक महाभूत से, और प्रभा की सिर्फ अपने अग्नि महाभूत से। ठीक है, वर्ण और प्रभा पर आश्रित जो अपनी छाया होती है, ये वर्ण और प्रभा पर आश्रित रहती है, मतलब जो अपना प्रभा है उस पर आश्रित रहती है, प्रभा के ऊपर डिपेंड रहती है। बट जो अपनी प्रभा होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ पे पित्त कंप्लीट। इसके अनुसार ये पूरे 10 मार्क्स के अनुसार हमने आपको समझाया है। एग्जामिनर आपको इसको 5 मार्क्स में भी 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो आप इसी फॉर्मेट में से लिखना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू। और अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।